नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस की चर्चाओं को शुरू करते हैं आज झारखंड से, क्योंकि झारखंड का मुद्दा पिछले एक हफ्ता से काफ़ी गरमाया हुआ था और ये चुनौती इसलिए बना हुआ था कि इसको हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी ईडी से लेकर के और उनको गिरफ्तारी तक करने तक की, उनकी पार्टी का नेता चुने जाने तक की, बीच-बीच में कई तरह के उतार-चढ़ाव भी आए। समझाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन ने कल्पना उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में जब विफलता मिल गई उनको, मतलब हालाँकि जो चंपई सोरेन हैं उनके ही पार्टी के हैं, लेकिन वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नेता नहीं चुने जाने के बाद में ये लगाया जा रहा था अंदाज कि संभवतः अब विपक्ष की सरकार वह बन जाएगी, मतलब हेमंत सोरेन के विपक्ष की सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं के मंत्रिमंडल के चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया गया, उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में चंपई सोरेन ने भी बहुत सतर्कता बरतते हुए, जो उनकी पार्टी के जेएमएम के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, राजद के विधायक थे, उनको बाड़ाबंदी करने के लिए पूरा जोर लगा के रखा। मतलब एक सेकंड भी ऐसा नहीं रहा कि कोई भी विपक्ष की हवा फटक करके उनसे संपर्क कर सके, और इसी का परिणाम हुआ। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि जहाँ आज जब फ्लोर टेस्ट होना था रांची में, फ्लोर टेस्ट होने तक यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ न कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, यानी कि विधायकों के बाड़ेबंदी में होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव या उनको समर्थन नहीं मिलेगा, कुल मिला के मान लीजिएगा। लेकिन जब आश्चर्य जब हुआ, इन्होंने खुद ने जेएमएम ने यह दावा किया था, चंपई सोरेन ने दावा किया था, उनके समर्थकों ने दावा किया था कि 43 विधायक हमारे पास में। लेकिन जब मत हुआ विश्वास मत हासिल करने में, तो उनको 47 विधायकों का समर्थन मिला और विपक्ष 29 पर ही संतोष करना पड़ा उनको। तो ये क्या कुछ खींचतान रही है, इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब यह निश्चित हो गया है कि चंपई सोरेन की सरकार चलेगी, सरकार दौड़ेगी। इसी के बाद में हेमंत सोरेन का भी एक बयान है, उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मेरी गिरफ्तारी के मामले में राजभवन की भी भूमिका रही है, राजभवन भी इसमें शामिल था, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। सबसे बड़ी बात है कि सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ईडी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आप अपनी याचिका दायर कीजिए। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि 12 फरवरी तक आप ये बताइए कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। तो वो ईडी अब 12 फरवरी तक बताएगी, लेकिन जब बात 12 फरवरी की चल रही है, तो 12 फरवरी को ही बिहार में पटना में नीतीश कुमार, जो पहले महागठबंधन से मुख्यमंत्री थे, उससे पहले एनडीए से थे, और जब अब त्यागपत्र देकर के फिर एनडीए से मुख्यमंत्री बने, तो उनका भी फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को होने वाला है, 12 फरवरी को। इसी बीच में कुछ उन्हीं के समर्थकों ने मांग की है कि नहीं, पहले मंत्रिमंडल का भी गठन होना चाहिए, हमें मंत्री बनाओ। लेकिन वहां से कह दिया गया है कि 12 फरवरी के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कहा है कि खेला होना अभी बाकी है, 12 फरवरी को खेला होगा। अब जब जो बड़ी ताकतें हेमंत सोरेन को नहीं हरा सकी, चंपई सोरेन को विश्वास में जिता दिया, तो लगता नहीं है कि जब एनडीए की सरकार है दिल्ली में और एनडीए के मुख्यमंत्री बने नीतीश बाबू, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ हो जाएगा। समझा जाता है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू रहेंगे मुख्यमंत्री। अब बाद में कुछ क्या होगा वो बात अलग है। बात कर लेते हैं आप पार्टी की। आम आदमी पार्टी को भी बहुत दिनों बाद में कुछ खुशी के पल महसूस होने का समय आया है।
मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो आबकारी नीति के घोटाले में न्यायिक अभिरक्षा के अंदर जेल में बंद हैं। उन्होंने कई बार कई याचिकाएं दायर की अपनी रिहाई के लिए, अपनी जमानत के लिए, अपनी पैरोल के लिए, लेकिन उनको कोई ऐसा राहत कभी महसूस नहीं। लेकिन अब उन्होंने एक जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जल्दी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव याचिका को स्वीकार कर लिया, यानी कि अब जो उनकी सुनवाई होनी है वो जल्दी से होगी, पेंडिंग नहीं होगी। लेकिन इससे साथ में ही दिल्ली की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो एक याचिका थी, उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे को हफ्ते में 2 दिन उनसे मिलने की पैरोल पे स्वीकृति दी जाए। तो आज कोर्ट ने उनको सप्ताह में एक बार उनकी पत्नी को सप्ताह में एक बार उनकी पत्नी से पैरोल पर मिलने की उनको इजाज़त दे दी है। तो ये आम पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी। जब भी कभी ट्रैक्टर चलाए, कभी जनता के बीच में गए, कभी कुछ किया, तो एक तरह से कर्तव्यबाजी थी। लेकिन इस बार उन्होंने फिर आज रांची में जब थे, तो रांची में उन्होंने एक साइकिल चलाई। साइकिल चलाना तो बहुत बड़ी आसान बात है, लेकिन जो साइकिल चलाई बताया जाता है कि उसके अंदर 200 किलो कोयला बंधा हुआ था, उस साइकिल को उन्होंने खींचा। तो ये भी राहुल गांधी का एक नया ही कुछ शगुफा था। लेकिन उन्होंने निशाना भी साधा नरेंद्र मोदी पे, जिस प्रकार से वो हमेशा अटैक करते रहते, उन्होंने अटैक किया। और आज सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कही कि ओबीसी की बात करते हैं, मोदी करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं हूँ। अब वो ओबीसी कैसे हुए, कभी ब्राह्मण बनाते हैं, कभी ओबीसी बताते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात कही। साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाते रहते हैं वो उन्होंने दोहराए। अब इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में जो बजट घोषित नहीं हो सका, ऐसा बजट आज प्रस्तावित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 करोड़ रुपए का भी धार्मिक कॉरिडोर बनाए जाने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। अब क्योंकि चुनाव का समय भी है, तो कुछ राहत भी देनी पड़ेगी, कुछ श्रद्धालुओं को भी राजी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में किसान, महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पिछली, क्योंकि जो अब तक के आंकड़े बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो भी चुनाव हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, उसमें महिलाओं का जो मतदान है पुरुषों से ज़्यादा था। तो अब 2400 करोड़ रुपए उन्होंने प्रस्तावित किए हैं, जिसमें किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को कई परियोजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने वाली बात कही है, तो ठीक है। लेकिन इससे ये है कि धार्मिक जो कॉरिडोर वाली बात कही है, उसकी चारों ओर जो है, क्योंकि जब राम जन्म भूमि वाले मामले में राम मंदिर की स्थापना हुई, रामलला सरकार विराजित होगी, इसके बाद में एक माहौल दूसरा बना हुआ है। और जब 1500 करोड़ रुपए, 1750 करोड़ रुपए लगा करके और जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे धार्मिक, उनसे लोगों में अच्छी एक भगवान के प्रति जो एक उत्साह है वो ज़्यादा होगा। ज्ञानव्यापी मामले की बात कर लेते हैं। ज्ञानव्यापी मामले में अभी एक तहखाने में जो है पूजा अर्चना की जो स्वीकृति दी गई थी, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने उसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, लेकिन उसको सुनवाई को 6 फरवरी तक टाल दिया, मतलब कल तक तो पूजा जारी रहेगी। इसी बीच में एएसआई ने भी एक याचिका दायर करके जो अन्य तहखाने बचे हुए हैं ज्ञानव्यापी पे, उनका भी सर्वे कराने की मांग की है, जिस पर भी अब कौन सी तारीख को क्या होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसको आज उन्होंने धन्यवाद दिया। 1 घंटे 45 मिनट तक लगातार उन्होंने अपनी बातें कही। मुख्य रूप से उन्होंने विपक्ष को निशाने पर रखा। उन्होंने तंज कसा कि जो भानुमति का कुनबे का मतलब है, मान लो इंडिया गठबंधन बनाने की विपक्ष बात कर रहा था, लेकिन पूरा जो अलायंस ही है वो ही पूरा समाप्त हो गया। समाप्त कैसे होगा, आप खुद जानते हैं कि नीतीश बाबू ने जो प्रधानमंत्री का दावा थे, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख प्रणेता थे, वो अलग हो गए। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं किसी से कोई गठबंधन नहीं करूंगी।
अखिलेश ने कोई पत्ते खोले नहीं है। अरविंद केजरीवाल सीटों के मामले को लेकर के भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उस समय की भी बात कही है कि जब उन्होंने कांग्रेस से समर्थन मांगा था तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। तो इस तरह से लेकर के उन्होंने बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल की उन्होंने उपलब्धियां भी बताई। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में बड़ी राहत दी है। विशेष रूप से उन्होंने जम्मू कश्मीर की भी बात की कि जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ आज पर्यटन क्षेत्र में बढ़ा है, उसकी उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की भी बात की। कई तरह की अपनी बात कही। साथ ही उन्होंने भी आरोप लगाया कांग्रेस पे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास में एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लेकर के आती रहती है, इनके पास में और कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये बात हो गई इनकी। बात कर लेते हैं राजस्थान की भी। तो राजस्थान में मुख्य जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो पिछले कुछ दिनों से कोरोना से प्रभावित थे। लेकिन आज उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। उसके बाद में कुछ उनके समर्थकों ने आज उनसे मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अधिकांश समय वो जयपुर से बाहर रहे हैं। तो इसी में आज जयपुर से बाहर थे। अभी 2 दिन पहले कोटा थे। कोटा में ईआरपीसी वाले मामलों में गजेंद्र सिंह के साथ में, राजस्थान के मंत्रियों के साथ में, मदन दिलावर थे, कन्हैयालाल चौधरी के साथ में भ्रमण किया और उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। आज वो भरतपुर रहे। भरतपुर उनका गृह क्षेत्र है। हालांकि चुनाव सांगनाई से लड़े, लेकिन मूल रूप से भरतपुर से रहने वाले। तो भरतपुर में रहे, जहाँ उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक भी ली, कार्यों की समीक्षा की तथा कई दिशा निर्देश भी दिए। धार्मिक स्थानों पे भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो बात कर लेते हैं दिया कुमारी की। दिया कुमारी को भी आज बहुत बड़ी राहत मिली है। दिया कुमारी को राजसमंद के जो संसद क्षेत्र है, उसमें जितेंद्र कुमार ने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। उससे उनको काफ़ी कुछ राहत मिली है और अब दिया कुमारी का ये रास्ता इधर से भी साफ हो गया है। बात कर लेते हैं जोधपुर में। आज एक हादसा हो गया कि जोधपुर में एक चाय की दुकान थी, तो उधर से तेज गति से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। स्कॉर्पियो दुकान में घुस गई। गनीमत ये रही कि जो चाय की दुकान वाला मालिक था, वो चाय देने के लिए पास में गया हुआ था और क्योंकि वो खुद दुकान में नहीं था, तो दुकान में भी कोई नहीं थे, तो दुकान में किसी कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जो स्कॉर्पियो का चालक था, वो ज़रूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब बात कर लें कि दुर्घटनाओं की, तो आज एक बहुत बड़ा रेल हादसा भी जैसलमेर के पोखरण में मतलब जो है घटने से रह गया। वहाँ जो एक स्टेशन है गोमट स्टेशन, गोमट स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई। 2 ट्रेनें लालगढ़ एक्सप्रेस और साबरमती, दोनों एक साथ आने से जो पायलट थे, जो इसके लोको पायलट थे, उन्होंने सूझबूझ से उस घटना को होने से बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा आज रेल का भी वहाँ हो जाता। इंदौर में बात करते हैं, तो अब गैस के प्रति लोग बिल्कुल सावधान नहीं है। भीड़ भरे इलाके में कि कॉमर्शियल गैस लगानी है या नहीं लगानी है, उसकी कोई जांच भी करने वाला नहीं है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि जांच करो जांच करो, लेकिन आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जांचें किस प्रकार से होती है। वहाँ एक बहुत बड़े भीड़ भाड़े इलाके में बड़ा गणपति मंदिर है, उसके पास में एक दुकान थी। उस दुकान के अंदर विस्फोट हो गया, गैस सिलेंडर फट गया, छत फट गई उससे। लेकिन गनीमत रही कि क्योंकि वो भगवान गणपति के पास में ही था, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि बिल्डिंग जरूर जो है नुकसान हुआ उसको। इसी प्रकार से कानपुर देहात क्षेत्र में भी आज एक बड़ी घटना हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग, 8 लोग एक ही परिवार के एक गाड़ी में बैठ करके और जगदीशपुर से वहाँ मंगलपुर के बीच में जा रहे थे, जहाँ अचानक गाड़ी जो है वो जाके एक तालाब में गिर गई। 8 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।